तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। जिसने भी मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा, सबसे पहले उसे जाकर देखो, नहीं तो ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। तो इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास की। एपिसोड के स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए कहता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं ओल्ड मास्टर हान। बुड्ढा हंसते हुए कहता है तुम इतने टैलेंटेड हो, इतने पावरफुल हो, तब भी तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, तुम बहुत विनम्र हो, तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे कहना ही पड़ेगा, आपकी पसंद बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत हो गया घूमना फिरना, अब कुछ काम की बात करते हैं। मैं तुमसे लड़के देखना चाहता हूँ कि तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। भाई इतना कहते ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, अपना ही जैसे दिखने वाला एक धर्मा इमेज बना लेता है, फिर तुरंत हमला भी कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक जंप मारते हुए पीछे आ जाता है। उस बुढ़े के अटैक की वजह से बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सचमुच में मुझसे लड़ना चाहते हैं। किकी डरा जाती है इतनी बड़ी अटैक से। वो कहती है, दादाजी अभी आप ये क्या कर रहे हैं, बंद कीजिए, अटैक करना बंद कीजिए, लड़ाई बंद कीजिए। बुढ़ा कहता है, किकी तुम उसका बचाव क्यों कर रही हो, तुम मेरे साइड नहीं हो। अरे यार, उसका कुछ महीना का प्यार मेरे 20 साल प्यार को हरा दिया, आज उसने मुझे छोड़ दिया। ये ना साले पाम अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बुड्ढे के हर अटैक को डॉच कर लेता है और वो एक छलांग मार के दूर हट जाता है। बुढ़ा चौका के चौका ही रह जाता है। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, ओल्ड मास्टर हान, अगर आप मेरे साथ लड़ाई करने में बहुत एक्साइटेड हो तो मैं भी आपके साथ खेलना चाहूंगा। भाई इतना कहने के बाद वहां से भागने लगता है। बुढ़ा भी उसका पीछा करने लगता है। किकी चिल्लाते हुए कहती है, यंग इरफान, अरे दादाजी आप दोनों कहाँ जा रहे हो। हम देखते हैं वो दोनों लोग दौड़ के जा रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर आगे होता है, वो पीछे होता है, और वो बुढ़ा कहता है, ये बच्चा तो सच में मुझसे बहुत तेज है, लगता है मुझे अपना टेक्निक यूज करना पड़ेगा, सुपर डुपर स्पीड। इतना करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है और उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अरे 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 बुढ़े, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारे घर को नष्ट नहीं करना चाहता था। उस अटैक के झटके से हमारा मेन कैरेक्टर दूर फेंका जाता है, मतलब घिसटा जाता है, और वो कहता है, अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता हूँ। बुढ़ा हंसते हुए कहता है, गुड 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 गुड, बुरा नहीं है बच्चे, तुमने अभी तक किकी से शादी भी नहीं की और तुम्हें पहले ही पता चल गया कि घर की देखभाल कैसे करते हैं। मुझे तुम बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए, जॉली गुड। फिर अपना कपड़ा उतारते हुए कहता है, जब तुम इतना सीरियस हो ही गए हो, अब मुझे भी सीरियस हो जाना चाहिए, अपनी पूरी जान लगा दो। भाई वो बुढ़ा खाली देखने में सुकड़ा पतला लग रहा था, लेकिन किसी हल्क से कम नहीं है, अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो घूर के कहता है, मेरे पास आओ। मेन कैरेक्टर भी उसे घूर के देखता है, फिर दौड़ जाता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है। तभी वो बुढ़ा कहता है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट नहीं, एक्सप्लोड। धमाका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उड़ते उड़ते बिल्डिंग को तोड़ते तोड़ते छेद करते करते दूर जाके एक दीवार में टकरा जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है, अरे मम्मी रे, उस बुढ़े ने मेरे सीने पे बहुत जोर से मारी है, बहुत तेज दुख रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बुढ़ा इतना शक्तिशाली होगा। उसको हराने के लिए अब मुझे अपनी पूरी ताकत लगाना पड़ेगा। वो एक छलांग मारता है, सुई, उड़ते उड़ते धुएं से बाहर निकल गया, मतलब निकल रहा है, उड़ते उड़ते जा रहा है। भाई वो उड़ते उड़ते अटैक करने जा रहा है, कहता है, ये ले बुढ़े मेरा लात खा। लेकिन बुढ़ा भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो अपने हाथ का उपयोग करके उस अटैक को रोक लेता है और उसे दूर झटक देता है। हमारा मेन कैरेक्टर हाफते हाफते अपने मन में कहता है, इस बुढ़े ने मेरे अटैक को ऐसे रोक लिया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन इसे हराने के लिए मुझे और कोशिश करना पड़ेगा। बुढ़ा कहता है, क्या हुआ बच्चे, मुझे हराने के बारे में सोच रहा है, अभी तो तू छोटा सा बच्चा है, ये ले मेरे 2.5 किलो का पंजा। लेकिन उस बुढ़े का अटैक लगने से पहले हमारा मेन कैरेक्टर ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो बुढ़ा चौंक जाता है, कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। मेन कैरेक्टर कहता है, ओल्ड मास्टर हान, आखिरकार इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्यूआई गैदरिंग रियलम का 5वां लेवल। वो बुढ़ा चौंक जाता है, घबरा जाता है, उसके माथे से पसीना चूने लगता है। वो अपने मन ही मन में कहता है, ये बच्चा आखिरकार चीज क्या है, इसने एक साथ 3 लेवल अप कर दिया, क्यूआई गैदरिंग रियलम के 7वें लेवल पर पहुंच चुका है। जी हाँ, क्यूआई गैदरिंग रियलम के 7वें लेवल पर पहुंच चुका है। अब मुझे इसका सामना सीधा सीधा ही करना पड़ेगा। इतना करने के बाद दौड़ जाता है अटैक करने के लिए। इधर से हमारा मेन कैरेक्टर भी दौड़ जाता है अटैक करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, वो बुढ़ा अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। बुढ़ा कहता है, आ जाओ मेरे पास, शेर का पंजा, जिसके ऊपर पड़ेगा वो हो जाएगा गंजा। इतना कहते ही अपने मुक्के को चला देता है। इधर से हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने मुक्के को चला देता है। दोनों का मुक्का आपस में टकरा जाता है, एकदम आंधी तूफान आने लगता है, एकदम खतरनाक माहौल बन जाता है। वो बुढ़ा अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, कहता है, बच्चे क्या खतरनाक लड़ाई की, एकदम शानदार, मजा ही आ गया, तू एक अब नॉर्मल बंदा है। लड़ाई के दौरान तुमने एक साथ 3 लेवल अप करके मुझे चौंका दिया। आज तक मैंने ऐसे कभी देखा न कभी सुना है कि एक साथ किसी का 3 लेवल अप हो जाएगा। जब मैं छोटा था तो क्यूआई गैदरिंग रियल पे पहुंचने के लिए मुझे 20 साल लग गए थे, उस समय मैं 30 साल का था। तुम जल्द ही मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और मुझे भरोसा है तुम गोल्डन कोर स्टेज पे भी चल जाओगे। मेन कैरेक्टर अपने हाथ को देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने इस ब्रेक थ्रू को करने के लिए 3 महीने से ज्यादा अपने गोल्डन मेरिट को स्पिरिचुअल ऊर्जा में बदल दिया। अगर मुझे सच में इंटरनल एलिक्सिर स्टेज पर जाना है तो मुझे जल्द से जल्द यांग सिटी लौटना पड़ेगा। बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है, उसके कंधे पे थपथपाते हुए कहता है, इस पवित्र भूमि पर हर पीढ़ी नए प्रतिभाशाली लोगों को जन्म देती है। अब मैं जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ, मैं और भी अधिक मेहनत
करूंगा और कभी भी हार नहीं मानूंगा। बस एक बार मेरा फैमिली मैटर सुलझ जाए, फिर मैं तुमको बाद में अपने घर पर इनवाइट करूंगा और हम जो चाहे उस बारे में बात कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब समझे कि नहीं? उस बारे में बात कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर नमस्कार करते हुए कहता है, तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। वैसे भी ओल्ड मास्टर हान, कभी भी फ्यूचर में आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मदद की जरूरत पड़ेगी, बस एक मिस कॉल मार दीजिएगा, मैं तुरंत आपके पास चला आऊंगा मदद करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें नांगजंग रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर जिनिंग के साथ आया होता है। वो कहता है, जिंगनिंग बस यहीं तक, इसके आगे मैं चला जाऊंगा, मुझसे एक वादा करो, तुम हमेशा अपना ख्याल रखोगी। जिंगनिंग कहते हैं, आप भी अपना ख्याल रखना सीनियर ब्रदर, जब मेरा कल्टीवेशन पूरा हो जाएगा तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगा, मेरे बारे में टेंशन मत करना। इतना कहने के बाद मेन कैरेक्टर वहां से जाने लगता है। पीछे से जिंगनिंग देखती है और अपने मन में कहती है, सीनियर ब्रदर यांग, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने कल्टीवेशन में लेवल अप करने के लिए बहुत मेहनत करूंगी, ताकि हम फ्यूचर में हवा को चीरते हुए शॉर्ट पर बैठकर एक साथ पूरी दुनिया घूम सके, तब हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो जाएंगे। इतना कहते ही वो शर्माने लगते हैं, ब्लास्टिंग करने लगते हैं, मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। तभी किकी दौड़ते आती है, चिल्लाते हुए कहती है, यांग इनफान। लेकिन बहुत लेट हो जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जा चुका है। किकी भड़कते हुए कहती है, वो कुत्ता कमीना मुझे ऐसे कैसे बिना बताए चला गया, मैं इस गलती के लिए उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर नालन के पास आया होता है। वो कहता है, मेरा नांगजंग घूमने का प्लान बहुत सही था। एक साथ 2 शिकार कर लिया मैंने, एक तो मुझे बुद्धि शरीरा मिल गया और एक साथ मेरा 3 लेवल अप हो गया। देखो ये रहा बुद्धि शरीरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो भी कहती है, अपना बकवास बंद करो, बुद्धि शरीरा मुझे दो। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर आ गया होता है। वो कहता है, डार्लिंग आई एम कमिंग। हनी, क्या तुम घर पर हो? अरे यहाँ पर कोई क्यों नहीं है? तभी पता नहीं कहां से अचानक से उसे एक पुर्जी मिल जाती है। वो पुर्जी कोई और नहीं बल्कि किंजी ने लिखा। उसमें लिखा होता है, बाबू मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए जापान बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ, इसी बीच तुम अपना ख्याल रखना। मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है, अपना दांत पीसते हुए कहता है, क्या यह कोई गलती है कि कुछ और? मुझे अब लगता है मुझे अपने कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अब इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने सोचा था घर पर जाऊंगा, थोड़ा मजा करूंगा। कोई बात नहीं, आखिरकार मैं एक डेडिकेटेड डॉक्टर हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टार ओशन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बंदे हमारे मेन कैरेक्टर से इलाज कराने के लिए आए होते हैं। बहुत भीड़ लगी होती है। तभी एक नर्स आती है, कहती है, आखिरकार डॉक्टर यांग आप आ ही गए, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब थी, ये लीजिए आपकी कॉफी। हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से लार टपकने लगता है। वो कहता है, वो सब ठीक है, लेकिन तुम हो कौन और उसका नजर कहाँ है? देख लो भाई, देख लो। वो तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के पास चिपक जाती है और बड़े प्यार से कहती है, मेरा नाम लिu जुआन फेई है और मैं आज से आपकी नई हेड नर्स हूँ। आपके साथ मिलकर काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं आपके अंडर में रहूंगी, तो प्लीज मेरा ख्याल रखिएगा। भाई वो हमारे मेन कैरेक्टर को सेड्यूस करते हुए कहती है, डॉक्टर यांग आप कॉफी में दूध लेना चाहेंगे? भाई हमारे मेन कैरेक्टर के नाक से खून निकले, एकदम लाल लाल हो जाता है। उसकी बात सुनकर उसके मन में लड्डू फूटने लगता है, लेकिन सख्त लवंडा बनते हुए कहता है, मैं कमरे के अंदर जा रहा हूँ, एक एक करके मरीजों को बुला देना। और अपने मन में कहता है, धिक्कार है, अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो मेरा भी निकल जाएगा, मुझे यहाँ से फटाक भी जाना पड़ेगा। तभी अचानक से वहां पर बहुत सारी लड़कियां आ जाती है। एक लड़की कहती है, अरे देखो डॉक्टर यांग वापस आ गए। दूसरी लड़की कहती है, आई लव यू डॉक्टर यांग, मैं आपसे प्यार करती हूँ। तीसरी लड़की कहती है, मैं आपकी फोटो लेना चाहती हूँ। चौथी लड़की कहती है, मैं आपकी लेना चाहती हूँ, मतलब आप मेरी ले लीजिए। वो कहती है, शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए, मैं एक एक करके आपका नाम बुलाऊंगी, आप मेरे पास आ जाना और आज मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ, आप डॉक्टर यांग से मिल सकते हैं। कुछ ठरकी लोग कहते हैं, अरे मैडम जी वो सब ठीक है, लेकिन आप मेरी जांच कर लेती तो मुझे बहुत मजा आता था, सुकून मिल जाता, बहुत खुशी मिल जाता, मरते स्वर्ग में पहुंच जाता, मतलब जीते स्वर्ग में पहुंच जाता। दूसरा बंदा कहता है, मैडम जी आप तो बहुत सुंदर हो सकती हो, आप बहुत सुंदर। तीसरा बंदा कहता है, आप मेरी जान हो, प्राण हो, जहान हो, सहान हो, सब कुछ हो, आओ मैं आपको दे देता हूँ अपना दिल देने की बात कर रहा हूँ। भाई मैडम जी को लग जाता है गुस्सा, इतना गुस्सा लग जाता है कि तार तोड़ मारने की आवाज आती है, वहां पर चिल्लाने की भी आवाज आती है, धड़ाम धड़ूम बहुत मारा जाता है। लोगों ने सभी को मार के ढेर कर दिया है। वो कमरे के अंदर जाते हुए कहती है, पेशेंट नंबर 25 कमरे के अंदर आ जाओ। अब हमें कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के सामने रोते हुए कहता है, डॉक्टर यांग आपका बहुत धन्यवाद, अगर आप आज नहीं होते तब मैं कैंसर से मर जाता, इसलिए आप जंगली जिंक्सिंग की चिंता मत कीजिए, मैं कसम खाता हूँ उसको मैं जाए जैसे ढूंढ के निकाल कर आपको दे दूंगा। मेन कैरेक्टर कहता है, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए मिस्टर फैन, आराम से ढूंढ के देना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन दे देना ढूंढ कर। वो भी कहता है ठीक है। इतना कहने के बाद वहां से चला जाता है। अगली पेशेंट एक लड़की होती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास चपक जाती है, अपना नंबर देते हुए कहती है, डॉक्टर यांग आप स्त्री रोग विज्ञान के सबसे श्रेष्ठ और सम्मानित व्यक्ति हैं, आप सभी लोगों की मदद करते हैं बिना किसी भेदभाव के, इसीलिए मैंने उन सभी का कर्ज चुकाने के लिए बगल वाला होटल में एक कमरा बुक किया है, ये रहा उस कमरे का नंबर। काम करने के बाद अब मुझसे मिलने जरूर आना, भूलना मत, हम
मुझे पूरा यकीन है हम खूब मस्ती करेंगे। मेन कैरेक्टर घबराने लगता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो कहता है मिस लियू मुझे आपकी मदद चाहिए। भाई मिस लियू आती है, उस लड़की का सीधा हाथ पकड़ के वहां से घिसते घिसते लेके जाने लगती है। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है डॉक्टर यंग मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे नहीं जाना है कहीं पर। वो लड़की कहती है चुप रहो पागल, मेरे साथ चलो। डॉक्टर यंग सिर्फ इस हॉस्पिटल के सभी नर्सों के हैं। वहीं पर कुछ डॉक्टर मिलकर ये सब कांड देख रहे होते हैं। एक डॉक्टर कहता है अमेजिंग, उसने सिर्फ एक दिन में सारे पेशेंट का इलाज कर दिया। दूसरा डॉक्टर कहता है मुझे डर है अगर इसी तरह चलता रहा तो हम जल्दी अपनी नौकरी खो देंगे, क्योंकि सारा पेशेंट उसी के पास जा रहा है, हमारे पास तो कोई आ ही नहीं रहा है। तीसरा बंदा भड़कते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है वो सब छोड़ो, उस लड़की ने अपने आप को सौंप दिया, ऐसा तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है। मेरी चल रही है, मेरी चल के 64 हो रही है, 23 हो रही है, 65 हो रही है। सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ। हमारा मेन कैरेक्टर किसी के हाथ का पल्स चेक करते हुए कहता है आपकी पल्स एकदम सही चल रही है, मुझे तो नहीं लगता कि आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन आपके चेहरे के हाव भाव देख कर लग रहा है कि जल्दी आपके घर में एक खुशखबरी आने वाली है। वो बुढ़िया हंसते हुए कहती है अरे डॉक्टर साहब मेरा चेकअप नहीं करना था, बल्कि मेरे डॉटर इन लोग का चेकअप करना था। मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, घबरा जाता है, उसके मत्थे से पसीने चुने लगता है। अपने हाथ साफ करते हुए कहता है क्या आप वो नहीं है जिसका चेकअप करना है? सॉरी सॉरी सॉरी। अपने मन में कहता है व्हाट द फक, ये मुझसे क्या गलती होने वाली। फिर वो उस लड़की का पल्स चेक करता है और चौंक जाता है। अपने मन में कहता है क्या भूतिया बच्चा। भाई वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बड़े खतरनाक से घूरती है और एक इविल स्माइल देती है। मेन कैरेक्टर कहता है देखकर ऐसा लगता है इस लड़की के ऊपर किसी ने कर्ज लगा दिया है। जिसने भी इस कर्ज को लगाया है वो बस इसका इस्तेमाल कर रहा है, इविल स्पिरिट को इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा है। इविल स्पिरिट के ऊपर बंदूक या तलवार का कोई भी असर नहीं होता, फिजिकल वेपन बेकार है पूरी तरह से, उनके ऊपर असर ही नहीं होता और इनके ऊपर आग और पानी का भी असर नहीं करता। वो लोग सिर्फ एक साल के अंदर फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंच जाते हैं। सिर्फ ऐसा एक ही ग्रुप है जो ये कारनामा करने में सक्षम है, यिंग यांग सेट। इन सभी के पीछे यिंग यांग सेट है। बुढ़िया घबराते हुए कहती है डॉक्टर साहब मेरी डॉटर इन लोग कैसी है, क्या हुआ कुछ बताइए ना। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी किताब में लिखने की एक्टिंग करते हुए कहता है आपकी डॉटर इन लोग की धड़कन बहुत धीरे धीरे धड़क रही है और आपके जो बेबी है, जो घर में बेबी है, उसको जेनेटिक डिसऑर्डर है। मुझे लगता है कि आपके डॉटर इन लोग को अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे बहुत खेद है, भविष्य में आप दूसरा बच्चा भी पैदा कर सकती हैं। भाई ये सुनकर वो बुढ़िया गुस्से में आ जाती है और सारा सामान इधर उधर से पटकने लगती है, छटकने लगती है, फेंकने लगती है और कहती है तू साला डॉक्टर नहीं है, तू नकली डॉक्टर है, फर्जी डॉक्टर है, तुझे क्या पता 3 साल लग गए मेरी बहू को प्रेग्नेंट होने में। हम तुझे नहीं पता हम लोग कितना इंतजार कर रहे हैं, कितना तरस गए थे एक बेबी के लिए, एक बच्चे के लिए। आजकल के बच्चे जिनको सही से मौज भी नहीं निकला है, चाइनीज मेडिसिन मास्टर बनने चले हैं, डिवाइन डॉक्टर बनने चले हैं। मैं तुमसे अपनी डॉटर इन लोग की चेकअप नहीं करवाऊंगी, जाऊंगी मैं उस बंदे के पास जो डॉक्टर है, उसके उम्र कम से कम 50 साल है, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। तुम तो अभी नौजवान हो, तुम्हारी उम्र भी क्या है, 20 साल तो होगी लप्पू सा सच्ची। भाई इतना कहने के बाद अपने डॉक्टर इन लोग को यहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक तालिस्मान निकालता है और उसके पीछे चिपका देता है। उस बुढ़िया को कुछ पता ही नहीं चलता है कि उसके पीछे अगर कुछ चिपका हुआ है, वो धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, किसी और को नहीं दिखाई देगा, सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाई देगा। मैं अपने डिवाइन सेंस और इस तालिस्मान की मदद से 500 किलोमीटर दूर तक महसूस कर सकता हूँ और इन लोगों का पीछा भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अब भी यह बात क्यों परेशान कर रही है। सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर किसी का इंतजार कर रहा होता है। अपने मन में कहता है मुझे आश्चर्य है उन लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। अब लगता है मुझे खुद ही जाकर चेक करना पड़ेगा, वो औरत प्रेग्नेंट औरत कहीं भूतिया बच्चा को जन्म ना दे दे। जियांगजंग सिटी पर एक भयंकर कैलामिटी आने वाली है। तब वहाँ पर एक गाड़ी आती है, उसके अंदर से अपनी पुलिस वाली जून नालन निकलती है। यांग इनफान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तभी काम पर होना चाहिए। मेन कैरेक्टर कहता है खैर काम के साथ थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए, मनोरंजन भी कर लेना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर मनोरंजन कर रहा हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे हाथ में ये कोड़ा क्या कर रहा है, कहीं तुम इससे मुझे मारने तो नहीं आई हो। शुक्र है मैं बहुत खराब हरामी बदतमीज लौंडा हूँ। सबसे सुंदर पुलिस वाली मुझे गिरफ्तार करने आई है, ऐसा मौका किसी को बार बार नहीं मिलता। ओहो आज तो मजा आने वाला है। नालन ब्लास्टिंग करते हुए कहती है तुम कितने बदतमीज हो, थोड़ा तमीज से पेश नहीं आ सकते। वैसे मैंने डाका डाला है, सॉरी छापा मारा है, सॉरी चोरी का माल है, ये लेके जा रही, मुझे ये अभी अभी मिला है। वैसे उस दिन मेरी बहन की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब तुम्हारी वजह से संभव हो पाया है। मेरी बहन और उसकी टीम एक खतरनाक मिशन से वापस बच के आ गए हैं, इसलिए मैं एक शानदार पार्टी देने वाली हूँ और तुम सभी को पार्टी में आना पड़ेगा, खास करके तुमको। मैं तुमको बुलाने के लिए आई हूँ पार्टी में। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है पार्टी होने वाली है, अफसोस मुझे अपने पेशेंट को देखने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। वो सब छोड़ो, उन इंडियन जियोलॉजिस्ट का क्या हुआ। वो कहती है हम लोगों ने उन लोगों में से कुछ लोगों को पकड़ लिया और कुछ लोग भाग के निकल गए क्योंकि वो हमारे देश में घुसपैठ करके हमारे नेशनल ट्रेजर को चुराने की कोशिश की है। कॉन्साइडर प्रीमोडियल लॉर्ड युआन जून
उसके काम करने के तरीके से देखे तो मुझे पूरा यकीन है वो उनको छोड़ेगा नहीं, उसको पकड़ लेगा, उन लोग सभी को पकड़ देगा, वाट लगा देगा सबकी। 20 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रिमोडियल लॉर्ड युआन जुन ने अकेले ही 12 गार्डियन सुप्रीम लॉर्ड को खदेड़ खदेड़ के मारा था। अब जबकि उन कमीनों ने हमारे ऊपर फिर से हमला कर दिया तो मुझे पूरा यकीन है लॉर्ड युआन जुन अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, वो भी कुछ करेंगे। अपनी पुलिस वाली इविल स्माइल में हंसते हुए कहती है, बहुत हो गई बातें, क्या हुआ, तुम अगर खाना नहीं खा सकते, पार्टी में नहीं आ सकते, मैं तुम्हें तुम्हारे पेशेंट के पास छोड़ तो सकती हूँ, आओ मेरे गाड़ी में बैठो। भाई उसकी इविल स्माइल देखकर हमारा मेन कैरेक्टर के पसीने छूटने लगता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे बैठ के चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और वो पुलिस वाली छोड़ के उसको जा रही होती है। वो अपने मन में कहता है, मुझे पता नहीं था ये जगह इतना दूर है, मुझे यहाँ आने में 2 घंटे लग गए। मैंने उस बुढ़िया के ऊपर जो तालिस्मान लगाया था उसका स्पेशल फोर्स अब तक तो खत्म हो गया होगा। लुओ टाउन कितना छोटा सा गांव है, मुझे नहीं लगता कि और उस प्रेग्नेंट औरत को ढूंढने में कोई मुश्किल होगी, उसे तो यूं 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 आसानी से ढूंढ लूंगा। वो सब ठीक है, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? ओ यहाँ से आ रही है। उसे ढूंढने से पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, मजा आने वाला है, टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगा। भाई इतना कहते ही उस होटल के अंदर चल जाता है, खाना खाता है, गॉब 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 गॉब, आंधे आंधे गॉब गॉब गॉब, आंधे आंधे। भाई इतना खाना खाता है, इतना खाना खाता है, कम से कम 50 या 25 तो वैसे प्लेट खाली कर दिया है। तभी अचानक से उसके पास एक लड़की आती है, वो कहती है, ओ हैंडसम लड़के, मेरा नाम पेंग वेई वेई है, तुम बहुत हैंडसम हो, क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं है तो क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ? मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, उसकी तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, किसने सोचा था एक ही दिन में मेरा गुंडों से पाला पड़ जाएगा, सॉरी गुंडी से पाला पड़ जाएगा, वो भी इतनी सुंदर सी लड़की। अब मुझे समझ आया कि मेरे दादाजी मुझसे क्यों कहा करते थे कि दुनिया बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, कलयुग चल रहा है, सब लोग अपने मतलब के लिए जीते हैं, मतलब के लिए जीते हैं, बहुत बुरे हैं सब लोग, इंसान बहुत बुरे हो गए हैं। हे ब्यूटीफुल गर्ल, मेरा नाम यांग यूनफान है, इधर आओ मेरे पास बैठो, नाइस टू मीट यू। वे आती है और उस टेबल पर बैठते हुए कहती है, तुम्हारे आंखें सचमुच बहुत तेज है, बहुत तेज है, इस शहर में ऐसा कोई नहीं है जो वे का नाम नहीं जानता। अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारे साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करूंगा। और एक बात, पीछे से 3-4 लड़कियां वे को देख रही होती है, मुझे लगता है भाई इसी की टीम की लड़कियां हैं, गुंडी है सबके साथ। वो कहती है, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ से चले जाओ, देख नहीं रहे हो मैं इस हैंडसम ब्रदर के साथ बिजी हूँ। वो लोग भी कहते हैं, जी मैम हम यहाँ से जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ लेता है, उस लड़की के माथे पे अपना हाथ रख के सहलाने लगता है और कहता है, अपनी ये दादागिरी वाली बातें बंद करो लिटिल गर्ल, तुमको हर वक्त बड़ों की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई वो लड़की ब्लास्टिंग करने लगती है, फिर हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिटिल वे रो रही होती है और उसकी माँ उसके हाथ पर मतलब उसके सर पर हाथ रख के सहलाते सहलाते वो भी रोते रोते कहती है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम अपना ख्याल रखना। भाई इसके बाद हमें नहीं दिखाया जाता है कि वे की माँ के साथ क्या हुआ, शायद आगे बताया जाए उसके माँ के साथ क्या हुआ। प्रेजेंट में वे रोने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और घबराते हुए कहता है, अरे वे तुम रो क्यों रही हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, तुम फिर क्यों रो रही हो? वो अपने आंख का आंसू पोंछते हुए कहते हैं, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है, मैंने फैसला कर लिया, अब तुम बनोगे मेरे बॉयफ्रेंड। मेन कैरेक्टर घबरा जाता है, उसके माथे से पसीना चुने लगता है, वो कहता है, कैसे बचूं आइडिया, हंसते हुए कहता है, आपने बहुत अच्छा मजाक किया, लेकिन आपका नसीब बहुत खराब है, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। वही चौंक जाती, कहती क्या ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल, मैं मान ही नहीं सकती, ये असंभव है, असंभव। मेन कैरेक्टर कहता है, आपकी और मेरी पहली मुलाकात है, इसलिए मैं आपको पार्टी देता हूँ। वही इविल स्माइल में हंसते हुए कहती है, क्या आपको पूरा यकीन है कि आप मुझे पार्टी देने वाले हैं? वो भी कहता है हाँ, और ये कहती है, तो जब आपने मुझे पार्टी देने के लिए कह ही दिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इतना कहते ही अपने सामने से मेन्यू फाइल क्या कहते हैं यार, वो निकालती है, उसे पढ़ते पढ़ते कहती है, वेटर मेन्यू लिखो, मुझे ये खाना है, चाट, काठी रोल, छोला भटूरे, मोमोज, मंचूरियन और मेरा मन पसंद, अरे पानी पूरी, इसको तो नहीं भूलना है, वो तो चाहिए मुझको। भाई इसमें बहुत अजीबो गरीबो खाने का नाम है यार, इतना खाने का नाम मैंने कभी सुना भी नहीं है, अपने जगह पे मैंने भी इतना खाना खाया नहीं है, मेरी कहानी तो दाल चावल से शुरू होती है और दाल चावल पे खत्म भी होगी, मैंने इतना खाना देखा भी नहीं है, खाया भी नहीं है। मेन कैरेक्टर चिढ़ते हुए कहता है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो लड़की कहती है, अरे नहीं अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अरे छोला भटूरा नहीं, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, ये तो सब तो अभी बाकी है, मुझको चाहिए, दाल मखनी मत भूलना। वो भी कहता है, हे भगवान, ये लड़की इतना खाना खाती है, सारा खाना जाता
है, जरूर इसके अरमान मुंह और इसके बूटी में जाती होगी। वेटर कहता है मैडम जी माफ कीजिए, आपने जो जो चीज कहा वो सब खत्म हो गया, इस समय हमारे पास एग रोल और राइस बचा हुआ है। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मैं तो बच्ची गया, फालतू में मेरा बहुत खतरनाक बिल बैठने वाला था, बहुत भारी बिल बैठने वाला। वही कहती है देखो तुम कितने डरे हुए हो। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है मैं क्यों डरूंगा, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। वो कहती है ओह मैं तो मजाक कर रही थी, जाओ 2 एग रोल राइस लेके आओ। इतना कहते ही अपने कपड़ों को उतार देती है। हम देखते हैं उसका खाना यानी एग रोल उसके टेबल के सामने आ चुका है। वो अंगड़ाई लेते हुए कहती है तुमने आज मुझे खाना खिलाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ पर आए हो किसी काम से आए होगे, मैं सही कह रही हूँ ना? तो बेझिझक पूछो तुमको क्या जानना है। मेन कैरेक्टर कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं लुओ टाउन में एक प्रेग्नेंट औरत को ढूंढ रहा हूँ, उसके बारे में मुझे जानना है। उस औरत को अजीबोगरीब बीमारी है और उसका परिवार एक डॉक्टर को ढूंढ रहा है उसका इलाज कराने के लिए। वही खाते हुए कहती है आप ये जानकारी क्यों पूछ रहे हैं? वो भी कहता है वेल सच कहूँ तो मैं जियांग सिटी से आया हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। वो प्रेग्नेंट औरत मेरी पेशेंट है, वो अपने पिछले अपॉइंटमेंट में नहीं आई, मुझे चिंता हो गई, इसलिए मैं उसे ढूंढते इस शहर में आ गया। वही कहती है क्या तुम एक डॉक्टर हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेन कैरेक्टर टेबल पर पैसे मारते हुए कहता है मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बताओ तुम्हें पता है कि नहीं पता है उस प्रेग्नेंट औरत के बारे में? भाई वही पैसे के देख के इतना खुश हो जाती है, इतना खुश हो जाती है। वो कहती है हाँ मुझे उस प्रेग्नेंट औरत के बारे में पता है, मैं तुम्हें अभी ले चलती हूँ उसके पास। सीन सिर्फ होता है हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और वही एक घर के सामने आ चुके हैं। उस घर के अंदर से इविल एनर्जी निकल रही होती है। वही कहती है ब्रदर यांग हम पहुंच गए, यही उस प्रेग्नेंट औरत का घर है। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है धत तेरी की, मैंने आने में देर कर दिया, यहाँ पर इन एनर्जी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। यही कहती है ब्रदर यांग आपको अजीब नहीं लग रहा है? आज का मौसम बहुत गर्म था लेकिन मुझे ठंड क्यों लग रही है? मेन कैरेक्टर गेट को खोलते हुए कहता है वही तुमने मुझे यहाँ तक ले लाया, तुम्हारा धन्यवाद, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। वही कहती है बिल्कुल नहीं, लोग हमेशा कहते हैं जब आपको कोई इंसान पैसा देता है तो आपको उसकी मदद एकदम लास्ट तक करनी चाहिए, अंत तक करनी चाहिए। मैं आपकी मदद करूंगी जब तक आपका खत्म नहीं हो जाता, मतलब आपका काम खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मन ही मन में कहती है शांत हो जाओ वही शांत हो जाओ, तो इसको पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारी फटकर 64 हो चुकी है तुम यहाँ से अकेले नहीं जा सकती। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है तुम मेरे साथ आ सकती हो। इतना कहते ही दोनों लोग अंदर चल जाते हैं। हम देखते हैं वो प्रेग्नेंट औरत गड्ढा कर रही होती है, खचर 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 पीछे से। वही कहती है सिस्टर कायून देखिए आपसे कोई मिलने आया है, इन्होंने कहा ये शहर के डॉक्टर यांग है, क्या आप इन्हें जानती हैं? वो औरत डरावनी आवाज में कहती है क्या यहाँ पर कोई मेहमान आया है? भाई वही उस औरत को देख के डर जाती है, वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे छिप जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरा नाम डॉक्टर यांग है, आप कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आई थी, अपने बच्चे के बारे में सलाह लेने के लिए आई थी, क्या अब आपको कुछ याद आया? वो कहती है ओ हाँ मैं जान गई, आपको पहचान गई, डॉक्टर यांग आइए अंदर आइए। वही चौंकते हुए कहती है ओ तुम तो सच में एक डॉक्टर निकली। अब हमें उसी औरत के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसी औरत का हाथ पकड़ कर उसकी पल्स चेक करते हुए कहता है अपने मन में कहता है अरे मुझे भूतिया बच्चा महसूस क्यों नहीं हो रहा है और देखने में ऐसा लग रहा है ये औरत भी ठीक हो गई है। वो भी मुस्कुराते हुए कहती है डॉक्टर यांग क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, क्या मैं ठीक तो हूँ ना? मेन कैरेक्टर कहता है हाँ आपकी पल्स एकदम बराबर चल रही है, बच्चा और माँ दोनों सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। तभी वहाँ पर अचानक से एक बंदा आता है, कहता है डॉक्टर यांग ये लीजिए आपकी चाय। इतना कहने के बाद टेबल पर रख देता है। मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, घबरा जाता है, उसके पसीने चुने लगते हैं। अपने मन में कहता है ये आदमी के अंदर यिंग एनर्जी भर के है, मुझे पता क्यों नहीं चला ये यहाँ पर है। सिस्टर कायून बच्चा और आप दोनों ठीक हैं, लेकिन हाल ही में कुछ अजीब हुआ है, जैसे कुछ गड़बड़ टाइप का। लेकिन तभी वही मोटी बुढ़िया आ जाती है, झाड़ू लेकर आती है, कहती है तू फिर आ गया झोला टाप डॉक्टर, हमने तुमसे सिर्फ सलाह मांगी थी बच्चा कैसा है, लेकिन तू साले तू बहुत हरामी है, तूने बच्चे का अबॉर्शन कराने के लिए कह दिया। आज तू मेरे घर पर आके मेरे बेटों को कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है उसके अंदर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की, आज मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। इतना कहने के बाद अटैक कर देती है सॉप, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को डॉज कर लेता है। पीछे से वही आती है, उस बुढ़िया के हाथ में जो डंडा था उसे पकड़ लेती है और चिढ़ते हुए कहती है डॉक्टर यांग सिस्टर कायून का इलाज करने के लिए उतना दूर से यहाँ आए क्योंकि उन्हें उनकी चिंता हो रही थी और तुम उनके ऊपर हमला कर रही हो, ये मार रही हो, वो मार रही हो, ये मार रही हो, वो मार रही हो। मुझे तो तुमसे पूछना चाहिए तुम आखिर चाहती क्या हो? वो बुढ़ी अपने हाथ ऊपर कर लेती है, हंसती है फिर अपने मन में कहती है ये लड़की पेंग वही है, ये बहुत मशहूर गुंडी है, इससे पंगा लेना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तभी बीच में उसका बेटा बोलता है डॉक्टर यांग पहले जो हुआ वो बस एक गलतफहमी थी, उम्मीद है आप दिल पर नहीं लेंगे उस बात। मेन कैरेक्टर कहता है अरे नहीं उस जैसे छोटी मोटी बात को मैं अपने दिल पर नहीं लेता, और अपने मन में सोचते हुए कहता है साफ साफ दिखाई दे रहा है ये दोनों भूतिया बच्चे से प्रभावित है, इसलिए ये इतने कमजोर हो गए हैं। लेकिन मुझे उस प्रेग्नेंट औरत के अंदर भूतिया बच्चे का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? ये कोई आम भूतिया बच्चा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और यार वही वहां से जाने लगते हैं। पीछे से वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है डॉक्टर यांग आपको जब भी समय मिले आप हमसे मिलने आ सकते हैं, अगले महीने मेरे बच्चे के जन्म की खुशी में मैं पार्टी देने वाला हूँ। मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के कहता है ठीक है मैं जरूर आऊंगा। इतना कहने के बाद टाटा करके वहां से जाने लगता है। वो लोग भी मुस्कुराते हुए टाटा टाटा करते हैं, लेकिन तभी वो लोग बहुत खतरनाक इविल स्माइल देते हैं और कहते हैं आज रात को मिलते हैं छोटी बच्ची,
हम देखते हैं वो वही वही जा रही होती है, उसके कमर पे यार एक परछाई, काला डार्क परछाई दिखाई देती है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। रास्ते में हमारा मेन कैरेक्टर वही वही से कहता है, तुमने आज मेरी बहुत मदद की, उसके लिए थैंक यू, और जो आज मेरे लिए तुमने किया मैं बहुत आभारी हूँ, इसके लिए मैं तुमको एक प्रोटेक्टर तलिस्मान दूंगा हमारी और तुम्हारी दोस्ती के। ये लो, वही भड़कते हुए कहती है, यांग इरफान तुम कितना कंजूस हो यार, तुमने इस्तेमाल जो चीज किया है वो चीज तुम किसी को गिफ्ट के रूप में कैसे दे सकते हो? इतना ही नहीं, ये तलिस्मान कितना गंदा है, मुड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है साला, मैं नहीं लूंगी इस तलिस्मान को। वो भी कहता है, ये तलिस्मान जड़ से बना हुआ है, ये बुरी आत्माओं को तुमसे दूर रखेगा, तुमको बचाएगा और तुम्हारा बैड लक को भी दूर करेगा। इस तलिस्मान को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, वैसे भी मैं किसी को देता भी नहीं। और वो अपने मन में कहता है, जब भी कोई बुरी आत्मा है आपके ऊपर हमला करते हैं, जेड तलिस्मान एक्टिवेट हो जाता है और एक बैरियर का रूप ले लेता है। और इस तलिस्मान को मैंने अपने घंटे के साथ जोड़ दिया है, जब भी तुम्हारे पर कोई बुरी आत्मा हमला करेंगी तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहां पर आ जाऊंगा। वो कहता है, तो तुम्हें इसे ले लेना चाहिए, ज्यादा नौटंकी मत करो, इसको ले लो। वो भी कहते हैं, ठीक है तुम मुझे दे रहे हो तो मैं तुमसे ले रहा हूँ, तुम्हारे गिफ्ट के लिए धन्यवाद। ब्रदर यांग, आपको जब भी कोई भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए हाजिर हो जाऊंगी, बस एक फोन की जरूरत है। इतना करने के बाद वो वहां से जाने लगती है और पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर अपने तलिस्मान को एक्टिवेट कर देता है और अपने घंटे के साथ जोड़ देता है। फिर वो वापस उसी घर के पीछे आ जाता है जहां पर वो अपना हाथ नीचे पानी में डुबो के देखता है, ये तो इंसानी ब्लड है, मुझे पहले से पता था, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। सीन सिर्फ होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मतलब अपने घर में बैठकर तलिस्मान बना रहा होता है। वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है, ये तो 1000 से ज्यादा तलिस्मान है, चाहे वो भूतिया बच्चा कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे पकड़ से कभी भी नहीं बच पाएगा। तभी अचानक से तलिस्मान एक्टिवेट हो जाता है। मेन कैरेक्टर घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, अरे तलिस्मान एक्टिवेट हो गया, इसका मतलब वही मुसीबत में है। भाई वो बिना टाइम गवाए दरवाजों के लात मार के तोड़ के वहां से जाने लगता है, कहता है वही मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। वो दौड़ते दौड़ते जा रहा होता है, कहता है जल्दी करना पड़ेगा, मुझे जल्दी करना पड़ेगा, वो बैरियर तलिस्मान ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ वही का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चिल्ला रही होती है, उसका बहुत चोट लगा होता है, वो कहती है बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ। और भाई हम देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का जो बैरियर तलिस्मान था वो किंजी ने यार वही को बचा रहा होता है। वहां पर एक बहुत डरावना खतरनाक मॉन्स्टर होता है, उस बैरियर पर लगातार अटैक करते हुए कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी, तुम्हारी मदद एक शक्तिशाली आदमी कर रहा है, लेकिन मैं तुमको टुकड़ों में काट के खा जाऊंगा, तुम्हें बचाने कौन आएगा। तभी अचानक से उसके पीछे से अटैक आता है, वो उस अटैक को देख लेता है लेकिन डॉज नहीं कर पाता, वो अटैक सीधे उसको डायरेक्ट हिट कर देता है, वो भी उड़ता जाता है दीवार से टकरा जाता है। वहां पर कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका है, अपना तलिस्मान एक्टिवेट करता है, मतलब बहुत सारा तलिस्मान लाता है। वहीं पर वही रोते हुए कहती है, ब्रदर यांग। हमारा मेन कैरेक्टर अपने पावर को एक्टिवेट करता है और एक मंत्र बोलता है, हेवन अर्थ आठों त्रिकोणों इकट्ठा हो जाओ, मेरी मदद करो बुराई को भगाने में। इतना कहते ही वहां पर एक बैरियर बन जाता है, उस घर के ऊपर एक बड़ा सा बैरियर बन जाता है, वहां पर एक पीला सा बॉल आ जाता है, सारे तलिस्मान उसके अंदर घुसने लगते हैं, अंदर जाने लगते हैं। इतना होने के बाद वो बॉल उस मॉन्स्टर के ऊपर सीधा अटैक कर देता है, वहां पर होता है बूम, बहुत बड़ा धमाका। मेन कैरेक्टर दौड़ते दौड़ते आता है, कहता है वही क्या तुम ठीक हो? वो आती है, रोती है, चिपक जाती है हमारे मेन कैरेक्टर से और कहती है ब्रदर यांग यहाँ पर भूत है। वो उसका माथा सहलाते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ उसे रोकने के लिए आया हूँ। और वो अपने मन में कहता है, ये जो डेमन है ये भूतिया बच्चे की असली बॉडी है, इस भूत की खासियत ये किसी की भी आत्माओं को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, ये दिन पर दिन बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है, इसलिए उस प्रेग्नेंट औरत के पास मैं गया था, उसके पल्स को चेक किया था, तभी इसके बारे में मुझे पता नहीं चल रहा था। उस धुएं के अंदर से मॉन्स्टर निकलता है, सही सलामत निकलता है, उससे तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है वो पिद्दी सा अटैक मुझे मार सकता है? तुम तो एक मामूली से छोटे मोटे कल्टीवेटर है, तुम्हारा मुकाबला मुझसे मुझे हंसी मत दिलाओ, तुम तो बहुत कमजोर हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक कल्टीवेटर हो, नॉर्मल इंसान के मुकाबले तुम्हारा आत्मा का स्वाद बहुत स्वादिष्ट होगा, मजा आएगा तुम्हारा आत्मा को खाने में। इतना करने के बाद बहुत तेजी की स्पीड से हमारे मेन कैरेक्टर के सामने इधर उधर धीरे उछलने लगता है। वहीं पर किंजी यार क्या है, वही डरा जाती है, घबरा जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर अपना तलिस्मान निकाल लेता है। तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यहीं पे करते हैं, आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए आरबी एक्सप्लेनर के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, करो फटाक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।